नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों का वनडे सीरीज खेला जा रहा था, जिसमें भारत ने कल तीसरा मुकाबला जीता और 2-1 से सीरीज अपने नाम की। इसमें कल के मैच में बहुत सारे कुछ ऐसे वाकया हुए जो चर्चा के विषय में रहे, वो आपको बताएं। केशव महाराज को लेकर के आपको बताएंगे कल राहुल के साथ क्या कुछ बातचीत हुई थी विकेट के पीछे। लेकिन उससे पहले कल के मैच के बारे में थोड़ा सा अपडेट्स बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है राहुल के अगुवाई में, 3 मैच जो अभी वनडे का अभी हमने देखा है, उसमें अर्शदीप बड़ी कमाल की गेंदबाजी की। बिल्कुल, ना सिर्फ अर्शदीप की बात करें या बल्लेबाजों की भी बात करें, पूरे आउट ऑफ द सीरीज आप टी20 की बात कर ले, अब तक आपने टी20 खेले हैं वहाँ पे और 3 वनडे खेले हैं। अब आप पूरे डोमिनेट करके खेले हैं। एक मैच आप टी20 में हार गए थे और एक मैच आप वनडे सीरीज में हारे। उसके अलावा पूरी सीरीज आपने डोमिनेट की है। जो बड़े बड़े धुरंधर जाके साउथ अफ्रीका में नहीं कर पाए थे, वो एक युवा टीम ने करके दिखा दिया। और दोनों में कप्तान अलग अलग थे। बड़ी बात यह है कि टी20 में हमने एक अलग कप्तान को भेजा कि आपके साथ और सारे नए चेहरे, इस नए चेहरे के साथ आपको खेलना है, नया कप्तान, नई टीम। वनडे में भी हमने यही किया, केएल राहुल को रखा और उसके बाद ज्यादातर हमने नए खिलाड़ियों को दिया कि केएल राहुल आप इन लोगों के सारे खेलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जीत तो गए, सीरीज भी अपने नाम कर ली, अच्छा प्रदर्शन भी किए, लेकिन स्थिति ऐसी बन जाती है कि हर मैच में हम नए चेहरे को देखते हैं। ये एक रणनीति समझ से परे है भारत के लिए। बिल्कुल, अभी नए नए खिलाड़ियों को आप टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कब तक टेस्ट करते रहेंगे? फिर वो 4 साल, फिर आप वर्ल्ड कप के नजदीक पहुंच जाएंगे टेस्ट करते करते। तो अपने खिलाड़ियों को एक भरोसा दें कि आप वर्ल्ड कप के लिए हम आपको देख रहे हैं। आप संजू सैमसन पर भरोसा करें ना, उन्होंने कल दिखा दिया उनके अंदर कितनी कुव्वत है। लगातार असफल होने के बाद भी, कम मौके मिलने के बाद भी, मुझे लग रहा लगभग 40 के आसपास उन्होंने अभी तक खेला। उसमें कल का शतक बड़ा इंपॉर्टेंट था उनका, इसलिए भी था क्योंकि विकेट गिर चुके थे, केएल राहुल आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने एक साझेदारी की, साझेदारी करने के बाद 100 रन बनाया और भारत को अच्छी परिस्थिति में ले जाके खड़ा किया। संजू सैमसन से एक बात याद आ रही है कि खिलाड़ी ये है ऐसा, लेकिन उस हिसाब से मौका नहीं मिलता इनको। बिल्कुल नहीं, मौके मिलते हैं तो ये कभी क्या होता है, कभी नहीं मौके नहीं मिलते। जो मौके मिलते हैं तो सही से उन्हें भुना नहीं पाते। लेकिन अगर आपको संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी बनाना होगा तो उन्हें लगातार निरंतर मौके देने होंगे, चाहे वो फेल हो जाएं, लेकिन उन्हें मौके बराबर मिलने चाहिए। और कोई भी खिलाड़ी, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप विराट कोहली को उठा लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ही उठा लीजिए, अगर सचिन तेंदुलकर बड़ा नाम है, बड़े खिलाड़ी हैं, तो बहुत सारे मैचेज उन्होंने खेले हैं, मौके मिले हैं, बहुत बार वो असफल हुए फिर भी मौके मिले हैं। बिल्कुल, आप इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि संजू सैमसन कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हें निरंतर मौके बेशक ना मिले हो, लेकिन उन्हें जितने भी मौके मिले हैं, 30 से 35 के करीब उन्होंने मैच खेले, उनका एवरेज 50+ है। हाँ, और इसीलिए और संयम के साथ खेलते हैं। और ये मतलब जिस तरीके से आप केएल राहुल को देखेंगे, संजू सैमसन को देखिए या रोहित शर्मा को देखिए, शुभमन गिल भी इसमें है। अगर कोई अच्छा प्लेयर होगा तो शुरू में आके वो वक्त लेता है, टाइम लेता है। नहीं, देखो मैं क्या मानता हूँ, जो बड़ा खिलाड़ी होता है ना, बड़ा खिलाड़ी और एक एवरेज खिलाड़ी के बीच में फर्क जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो हर कंडीशन के हिसाब से खुद को डाल लेता है। जब आपको तेज रन बनाने होंगे आप वो तेज रन बना के देगा, जब आपको संयम भरी क्रीज पर रुक कर खेलना होगा तो वो रुक कर खेलेगा। संजू सैमसन के अंदर वो सारी क्वालिटीज ठोक ठोक के भरी हुई हैं। और इसमें 2-3 ऐसे नाम हैं जो नए रहे और उन्होंने आके कमाल किया, खेला, जितना भी मौके मिले। उदाहरण तौर पे आप रिंकू सिंह को ले लीजिए। रिंकू सिंह हालांकि पहले मैच, दूसरे मैच में चले नहीं, रन बनाए नहीं, गेंदबाजी से एक विकेट जरूर लिया था उन्होंने। तो ये जो नए चेहरे भी भारत अपने एक चेहरे को ला करके इस्तेमाल करके डेब्यूट कर रहे हैं, देख रहा है, उसमें कप्तान केएल राहुल, क्या रणनीति रहती होगी उनको जब नए खिलाड़ी को आप देख रहे होंगे? पहले मुकाबले में एक खिलाड़ी नया आया, दूसरे में भी एक नया आया। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जीत के साथ साथ ये मौका देना मजबूरी भी है कि राहुल के, नहीं आपको सिर्फ एक अपनी टीम बना के नहीं खेलना, जो नए लोगों को दिया गया है उन नए लोगों को आपको लेना है। सबसे बड़ी चीज आपको ये समझनी होगी कि पहले केएल राहुल ही खुद अपनी जगह के लिए लड़ेंगे, अभी तो खुद कप्तानी के लिए लड़ेंगे। केएल राहुल को खुद नहीं पता कि वो कप्तान आने वाले समय में वो होंगे या कौन कप्तान बनेगा। तो केएल राहुल खुद असमंजस में है कि मुझे कप्तानी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो सिर्फ इतना सोच के खेलते हैं कि मुझे कप्तानी मिली है, मेरे पास ये टीम है तो मैं इनके साथ जाऊंगा। जो बाकी कोच, उनके जो हेड कोच है राहुल द्रविड़, टीम मैनेजमेंट बैठ के बात करती है कि इस प्लेइंग 11 के साथ जाना है, तो उस फिलहाल में तो ऐसा लगता है कि केएल राहुल को बहुत इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आईपीएल है, वनडे है और अभी बहुत सारे मैचेज है। और बीसीसीआई कहीं ना कहीं इशारों में रोहित शर्मा को लेकर के बात क्लियर कर दिया है, कभी वो कप्तान को चेंज करने के मूड में नहीं है। और इसका अंदाजा आप राहुल द्रविड़ को नहीं, देखो आपको डिसीजन तो लेना होगा। अगर आप अभी रोहित शर्मा को चेंज नहीं करते हैं तो फिर उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप तक आप लेके साथ चलें। अगर आपको लगता है कि उसकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी या बाकी सारे फैक्टर्स को, फॉर्म को देखते हुए भी, तो आपको कप्तान अभी चेंज करना होगा, क्योंकि वो आप 4 साल उस कप्तान के साथ खेलेंगे, उसे
परखेंगे कि वो कैसी कप्तानी कर रहा है। दूसरा वो टीम के साथ वो मिलने जुलने में काफी टाइम लग जाता और है। टाइम नहीं मिलेगा तो सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक नए कप्तान को बीसीसीआई जब टीम मैनेजमेंट बैठती है वहां पे अपने हिसाब से टीम मांगना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही नया है, वो बोल नहीं पाएगा। रोहित के साथ ये प्लस पॉइंट था, अजीत अगरकर आया तो बहुत सारी बातें खुल के हुई होगी कि मुझे इस तरीके की टीम चाहिए। लेकिन कल के मैच से यानी कि भारत का पूरा साउथ अफ्रीका का दौरा बहुत सुखद रहा, सारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। कल के मैच में भी भारत एक तरफ एक समय ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी भारत की स्थिति लड़खड़ा रही है, लेकिन सामने रन बहुत ज्यादा था और इसकी वजह से भारत कल गेंदबाजों ने वापसी कराई, प्रदर्शन किया, सबने अच्छा खेला। लेकिन यह तस्वीर पीछे से निकल के आ गई केशव महाराज और केएल राहुल की। केएल राहुल विकेट के पीछे थे। आपको दिख रहे होंगे वो गार्ड लेने के लिए, जैसे विकेट गिरी थी, विकेट लेने के बाद वो गार्ड लेने के लिए अपने क्रीज पे आए थे, गार्ड ले रहे थे, तभी वो पीछे मुड़ के उन्होंने केएल राहुल की तरफ देखा और केएल राहुल के और उनके बीच, दोनों के बीच कुछ बातचीत थी एक गाने को लेकर। लेकिन ये गाना से पहले एक बात कि इस खिलाड़ी में ऐसा क्या है कि जब भी ये खेलने के लिए मैदान पे आता है इसके चर्चे एक चीज को लेकर सिर्फ ज्यादा है। बिल्कुल, बैटिंग कैसा करते हैं, गेंदबाजी करते हैं कि कैसा करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज है जो उनके बल्ले पे है और उनको स्टेडियम में आते ही वो नारे गूंजने लगते हैं, वो उनके बिल्कुल। उसका कारण ये भी है कि उनका जो हिंदुत्व छवि है, तो उन्होंने खुद भी अपनी छवि ऐसी बनाई हुई है। वो उनके, आप सोशल मीडिया पोस्ट उठा के देख ले या उनके बल्ले को भी देख ले, उनके बल्ले पे ओम बना हुआ है। वो सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं तो मंदिर पे डालते हैं, वो कभी पूजा करते हुए पोस्ट डालते हैं, तो उन्होंने खुद अपनी जो छवि का ऐसी बिल्ड करके रखी है कि जो आते हैं तो वही गाने बजाए जाते हैं। हालांकि वर्ल्ड कप में इस पे सवाल हुआ था, वर्ल्ड कप में हमने देखा था, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हुए थे और होता है, लाजमी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चूंकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, सोचिए अगर ये हिंदुत्व को लेकर के इस हिसाब से अगर सोचते हैं या आस्था रखते हैं तो हमारे यहाँ कुछ जो लोग बुद्धिजीवी हैं उनके बारे में कुछ कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि हम बात खेल की कर रहे हैं, राजनीति की तरफ मूव नहीं करना चाहते हैं। और ये स्थिति है। क्या हो रहा था विकेट के पीछे? बिल्कुल, जब वो गार्ड लेने के लिए अपने जैसे ही घूमते हैं, अपने इस पैर से वो अपनी स्टंप्स को नाप रहे थे कि मुझे मिडिल स्टंप पे खड़ा होना है, तो वहाँ पे निशान बना रहे थे, तभी ये गाना गूंजा था, जय श्री राम जय श्री राम। तो और केएल राहुल उनके पास गए और बोलते हैं कि जब भी आप ग्राउंड में आते हैं तो आपके लिए हमेशा ये गाना बजाया जाता है। और वो स्वीकार भी कर रहे हैं इस बात को, इशारों में इस बात को इसलिए भी स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि अगर उससे उनको कोई तकलीफ नहीं है तो अगर होती तो वो बात अपनी रख सकते थे। अगर आप बड़े इवेंट में खेल रहे हैं, कहीं भी रहे तो बता सकते हैं, क्योंकि गाना बजाने वाला जो वहाँ पे है वो कोई बाहर से नहीं आया हुआ है। अगर क्योंकि आपको भी पता है वहाँ पे सारी चीज़ें डीजे से लेकर सारी व्यवस्थाएं होती, कमेंट्री वहाँ ऑलरेडी होती रहती है, तो उसमें वो रोक सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन इनको पसंद है। और पसंद क्यों है इसके पीछे भी एक कारण है। इनके बैट पे आप देखते होंगे ओम का निशान बना हुआ है और ये बाकायदा वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पोस्ट भी किया तो उस हिसाब से वो करते नजर आए, तो उनको पसंद है, गाने बजे। इसीलिए मजाकिया अंदाज में केएल राहुल ने पीछे से पूछ लिया कि भाई जब भी आते हैं आप ये गाने और जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, उनको पसंद है। फिलहाल कल के पूरे मैच में केएल राहुल और केशव महाराज के बीच में यही बातचीत हुई थी, यही बोला था उन्होंने। और ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जब भी केशव महाराज आते हैं बैटिंग करने के लिए, आप भारत के साथ अनुमन मैच होता होगा तो इस तरीके के नारे देखने को मिलती है। अब आप भारतीय टीम का जो ये प्रदर्शन रहा है 3 मैचों में, उसको लेकर के क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताइए। दूसरा, केशव महाराज को लेकर के जो बार बार हिंदुत्व को लेकर के जो एक चेहरे के रूप में सामने की तरफ आता है और उनको पसंद है, वो बार बार कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।